तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का हम वीडियो ले रहे हैं, उसी का लेक्चर आपका आज 3 होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम सब क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। क्या है इसमें हमें पढ़ना है, किसके किसके बारे में जो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को समझना है, साथ ही साथ उसके गुणों को देखना है, बेहतरीन रूप से देखना है, बिल्कुल आसान भाषाओं में देखते जाना है। और दूसरा हमारा टॉपिक है सहसंयोजक ठोस, या तो इसे हम कहते हैं नेटवर्क ठोस। ठीक है, इसको भी हमें बिल्कुल डीप रूप से देखना है, इसके एग्जाम्पल को समझना है, गुणों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल समझते चलना है सबको। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो में पूरे अंत तक, तब बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपसे बने, कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं। देखिए, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आपको इसके पिछले वीडियो में बताया होंगे कि ये सभी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, है ना, उसको किस आधार पर बांटा गया है, इसके बारे में बताए थे। यानी इसमें उपस्थित अवयव जो कण होते हैं, उसके बीच किस प्रकार का बल काम करता है, उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया था। जिसमें से कि पहला आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसको अगर हम डिफाइन भी करेंगे, इसको अगर परिभाषित भी करेंगे, तो इसमें उपस्थित किस प्रकार का अवयवी कण होता है और वो जो अवयवी कण है उसके मध्य किस प्रकार का बल काम करता है, वो दोनों अगर पता है तो बिल्कुल हम सब मिल करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, आयन यानी धनायन एवं ऋणायन होते हैं और एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन होते हैं, और वो जो धनायन ऋणायन है अवयवी कण, वो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। जिसमें यानी किसी भी अगर कोई ठोस है, उसमें अगर अवयवी कण आपका आयन है, साथ ही साथ उसके मध्य लगने वाले बल जो है प्रबल आकर्षण बल है, तो उस प्रकार के ठोस को हम बोलेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपका NaCl हो गया, KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 है ना, पोटेशियम सल्फेट हो गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, आपका FeCl3 यानी फेरस क्लोराइड। ये सभी जो आपका एग्जाम्पल है वो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। देखिए, अब इस एग्जाम्पल को हम क्यों कहेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, इसको भी हमें समझना है। देखिए, जब भी आप इसको तोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं जो NaCl दिख रहा है, इसको जैसे ही तोड़ेंगे, जिससे मान लेते किसी जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें अवयवी कण क्या है, आयन ही ना है। देखिए, इसको आप सोडियम नहीं बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे, इसको क्लोरीन नहीं बोलकर क्लोरीन आयन बोलेंगे। तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि इसके अवयवी कण आयन होते हैं। देखिए, अवयवी कण आयन है कि नहीं, और जो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर चार्ज रख रहा है, तो इसके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, वो भी प्रबल आकर्षण बल होगा। तब इस सबसे स्पष्ट होते हैं कि नहीं, ये जो सोडियम क्लोराइड है वो एक प्रकार का आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। ये तो समझ में आ रहा है सर। और क्या है, देखिए KCl में भी वही होता है। जैसे आप KCl को किसी घोलक में आप डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, पोटेशियम प्लस आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन अलग हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो अवयवी कण है वो आयन है और वो एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आपका पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, आपका कैल्शियम सल्फेट भी आप सब ले सकते हैं, फेरस सल्फेट लीजिए, फेरस क्लोराइड लीजिए, सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के। सबसे मेन बात, इसमें ऑब्जेक्टिव 3 तरह से आएगा। पहला तो पूछेगा आपसे कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार के अवयवी कण होते हैं, तो आपको याद रखना आयन होते हैं। अवयवी कण कौन होता है, आयन, यानी धनायन और ऋणायन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए आयनिक क्रिस्टल ठोस में जो उपस्थित अवयवी कण है उसके मध्य किस प्रकार का बल लगता है। तो आपको बताना है कि इसके मध्य जो है प्रबल आकर्षण बल काम करता है। ये जो आपका है प्रबल आकर्षण बल काम करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन आयनिक क्रिस्टल ठोस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका दिया रहेगा 4 गो, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, वहाँ पर KCl हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। इनमें से कोई भी रहेगा तो उसमें आपको टिक मारना है। समझे कि नहीं, ये आपका आयनिक क्रिस्टल ठोस है। अब और इसमें जाने के लिए, इसको और बेहतर से समझने के लिए इसके गुणों को हमें देखना होता है। इसके प्रॉपर्टीज को अगर देख लें कि किस प्रकार के गुण होते हैं, इस प्रकार के ये जो आपका क्रिस्टल ठोस है इसके गुण कैसे होते हैं, ये अगर पता चल जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलते इसके प्रॉपर्टीज में देखते हैं। देखिए 2 प्रॉपर्टीज तो इसकी परिभाषा से ही आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टीज आएगा कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं जो, दूसरा प्रॉपर्टीज आ जाएगा कि इसके अवयवी कण के बीच लगने वाला बल, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। बाकी को देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें है कि इसके अवयवी कण जो होते हैं आयन होते हैं। क्या होता है, इसके अवयवी कण आयन होते हैं। आयन यानी धनायन एवं ऋणायन होता है, ये पहला हुआ। दूसरा देखिए क्या है, इसके अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है। ये 2 गुण हो गया। तीसरा में देखिए, तीसरा कह रहा है कि ये भंगुर होते हैं। ये क्या होता है, हमें इसको समझना है। वो दोनों तो सर समझ में आ रहा है कि क्या है, लेकिन ये भंगुर क्या है। ऐसा नहीं कि आप पीछे ये शब्द को नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अच्छे से। भंगुर का मतलब होता है कि अगर उसे यानी चूरा जाए, यानी उसको तोड़ा जाए तब बिल्कुल जैसे तैसे टूट जाना। नमक को आप देखें, नमक का कोई आकार होता है, यानी भंगुर का मतलब क्या, जैसे तैसे रहना। डिक्का को आप तोड़ दीजिए, जैसे तैसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसका कोई एक अच्छा सा शेप नहीं, साइज नहीं, आपको एक प्रकार का उसका एक अच्छा आकार नहीं मिलेगा। उसका ये मतलब होता है भंगुर होते हैं, यानी टूटने पर चूर चूर हो जाते हैं। ये भंगुर का मतलब वो होता है। तो याद रखिए आयनिक क्रिस्टल ठोस भंगुर होते हैं, यानी इसको अगर तोड़ा जाए तो चूर चूर हो जाएगा, ये इसका मतलब है। आप सिंगा नमक को देखे होंगे, उस एग्जाम्पल समझ सकते, उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सभी जो हैं एक प्रकार के भंगुर होते हैं, भंगुर प्रकृति रखते हैं। आगे देखिए अगला में है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक एवं गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसको समझिएगा, इस पॉइंट को समझना है। कह रहा है कि आयनिक क्रिस्टल ठोस जो है वो जब ठोस अवस्था में होता है तब विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका एक मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, आपका कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसे भी क्या है, कुचालक है। उसमें से लाइन पार नहीं हो सकता है, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके उसे हम कुचालक कहते हैं। तो नमक को आप लीजिए, जब वो ठोस अवस्था में रहता है, जो हमसे दुकान से खरीद के लाते हैं नमक, वो ठोस अवस्था में होता है। आप क्या कीजिए, एक तरफ से लाइन वाला तार लगाइए उसमें, और दूसरी तरफ से हाथ सटाइए, देखिए करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उस समय वो जो नमक है NaCl जो है वो ठोस अवस्था में, और ठोस अवस्था में वो विद्युत के कुचालक होता है, उसमें कोई भी करंट नहीं रहेगा। लेकिन बात यहाँ आता है कि जब हम नमक को किसी पानी में घोल करके एक गलित अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि विलयन बना लेते हैं, तब क्या होगा, तब ट्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो करंट मार देगा। देखिए जैसे ही उसका हम घोल बनाते हैं पानी के साथ नमक का, उसके बाद आप लाइन का तार उसमें लगाइए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होने लगता है। इसका ये कहने का मतलब है ना, ट्राई नहीं करना है कि इधर से आप तार सटाएं किसी गिलास में नमक पानी के विलयन में लाइन वाला, उसके बाद बगल से हाथ सटाइए, तो ऐसे ऐसे डोलते रह जी। वो ऐसा नहीं करना है। मतलब हम सब मानेंगे कि ऐसा होता है कि ठोस अवस्था में विद्युत के बिल्कुल कुचालक होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही गलित अवस्था में या तो बिल्कुल घोल के अवस्था में जब प्राप्त कर लेते हैं तब वह जो है विद्युत के सुचालक हो जाता है, उसमें करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब है। अगला देखते हैं। अगला गुण में किसका गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका गलनांक क्वथनांक जो है बिल्कुल उच्च होता है। इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के पिघलना शुरू करता है, या तो आपका भाप में बदलना शुरू होता है। जैसे ठोस है तो बहुत टेम्परेचर बीतने के बाद तब जाकर के वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू होगा, ये इसका मतलब है। याद रखेंगे
क्रिस्टलीय जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। एक और प्रॉपर्टी है कठोर होते हैं। ये याद रखना आपको कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल कठोर होते हैं। ठोस का तो आम प्रकृति है कठोर होना, समझे कि नहीं। तो आशा करते इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं भी, समझे कि नहीं। परिभाषा में सिर्फ परिभाषा के लिए इसके अवयवी कण को याद रखिए क्या होता है जो, साथ ही साथ उस अवयवी कण के बीच लगने वाले बल कैसा होता है वो याद रखेंगे, आपका परिभाषा क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहते हैं तो उसका परिभाषा डालिए, एग्जाम्पल डालिए, 2-3 गुण इसमें से उठा करके डाल दीजिए, पॉइंट बना करके आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते अगले टॉपिक में। देखिए अगला जो हमारा है वो है सहसंयोजक ठोस, या तो हम उसको नेटवर्क ठोस कहते हैं। देखिएगा हर बार आपको हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के ठोस में बस 2 चीज देखना हमें कि इसमें अवयवी कण कौन होंगे, साथ ही साथ उस अवयवी कण के बीच लगने वाला बल कैसा होगा। परिभाषा प्राप्त करने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, फिर अपने साथ परिभाषा बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजक ठोस या तो नेटवर्क ठोस, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट सॉलिड। देखिए इसका जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होते हैं। क्या होता है, फिर से देखना है। इसका जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होता है, लेकिन परमाणु में भी देखिए, परमाणु में धातु आते हैं, अधातु आते हैं, उपधातु आते हैं, इस प्रकार से परमाणु आते हैं। लेकिन यहाँ परमाणु में ध्यान देना कि अधातु सिर्फ आएंगे। कैसा परमाणु आएगा, अधातु आएंगे। यानी सहसंयोजक ठोस या तो नेटवर्क ठोस का जो अवयवी कण है वो परमाणु होते हैं, यानी परमाणु में भी अधातु होते हैं। अब ये जो अवयवी कण है उसके मध्य कैसा बल काम करेगा, तो देखिए इसके मध्य लगने वाला बल कहीं और से नहीं ढूंढना है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। सहसंयोजक ठोस में उपस्थित जो बल होते हैं वो सहसंयोजक बल होता है। देखिए इधर लिखा हुआ है अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, सहसंयोजक बल। यानी इसके अवयवी कण परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये तो क्लियर हो रहा है सर कि इसके अवयवी कण क्या हैं और उस अवयवी कण के मध्य लगने वाला बल क्या है, जो तो सर पता चल रहा है, लेकिन इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। देखिए अगर ये 2 चीज पता चल जाए किसके अवयवी कण क्या है, साथ ही साथ उस अवयवी कण के मध्य लगने वाला बल कैसा है, तो ठीक इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं। सुनेगा ध्यान से कैसे करना है। वैसा ठोस या तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं एवं ये आपस में एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा बांधे होते हैं। कॉमा डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे सहसंयोजक ठोस या तो नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से चेंज कहाँ करेंगे, बस यहाँ अवयवी कण आयन है आप कर देंगे परमाणु, ब्रैकेट में धनायन एवं ऋणायन है, ब्रैकेट में आपको अधातु कर देना है। उसके बाद देखिए एवं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यहाँ पर ये वाला चीजें बदल करके आप लिख देंगे सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, बस हो गया। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस की जगह पर लिख दीजिए आप सहसंयोजक ठोस। तो सर अब क्लियर हो गया कि इसमें अवयवी कण कौन है, इसके बीच लगने वाला बल कैसा है और इसको अपने भाषा में हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, ये तो सर क्लियर हो गया। लेकिन और हमें इसमें देखना है, इसके एग्जाम्पल को समझना है, साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज को ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट, क्वार्टज है ना, SiO2 जिसको बोलते हैं हम सब, सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है। ये तीनों एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्टज, ये तीनों जो होते हैं सहसंयोजक ठोस होते हैं। इसमें जो भी अवयवी कण होगा वो एक प्रकार का परमाणु होगा और अधातु होगा, ये ध्यान में रखना है। और उस अवयवी कण के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, सहसंयोजक बल। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछेगा, अब पूछा भी है कि ग्रेफाइट इनमें से किस प्रकार का ठोस है, तो किस में टिक मारेंगे आप, सहसंयोजक ठोस में टिक मारेंगे, यानी नेटवर्क ठोस में आप टिक मारेंगे। तो सर यहाँ तक क्लियर होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके गुण में चलते हैं। पहली बात आपको बता चुके हैं कि गुण जो है 2 गुण तो ऊपर से ही आ जाएगा। पहला गुण इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, दूसरा गुण में आ जाएगा आपका इसके जो अवयवी कण है एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ, देखिए ध्यान से।
देखिए पहला गुण में किसके अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु होते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए अवयवी कणों के मध्य कैसा बल काम करेगा, सहसंयोजक बल। इसका मतलब है कि इसके अवयवी कण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। समझे कि नहीं, ये हुआ दूसरा प्रॉपर्टीज। ये दोनों बिल्कुल इसी से लिए हैं और कहीं से नहीं। आगे चलिए, अगला जो है कठोर होते हैं। अच्छा हीरा तो आप जानते हैं ना कितना कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोरता तो कौन है, सबसे हीरा। तो बिल्कुल क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, अगर भूल जाए ना तो हीरा को देख लीजिएगा, हीरा बिल्कुल कठोर होता है ना, तो हम सब समझ करके फिर लिख लेंगे कि एक इसका गुण है कि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। यानी सहसंयोजक ठोस जो है वो बिल्कुल कठोर होता है, जैसा कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में भी होता है। और देखिए प्रॉपर्टी इसका है, इसका गलनांक कुछ होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कुछ होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इसका गलनांक बिल्कुल क्या होता है, उच्च होता है। ये तो पता चल रहा है। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जो है ये ठोस तथा गलित दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होगा, साथ ही साथ इसका आप घोल बना लीजिए, किसी के साथ मिला करके एक विलयन प्राप्त कर लीजिए, तो दोनों कंडीशन में कुचालक होंगे, यानी उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जैसे ठोस में आप हीरा को लीजिए, हीरा में आप करंट डालते रहिए दूसरी तरफ से छुइए, नहीं करंट आएगा वो, क्योंकि कुचालक होता है। एक प्लास्टिक जैसा हम सब मान सकते व्यवहार करता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। उसको आप किसी के घोल में मिला करके बना लीजिए घोल, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी वो क्या रहेगा, विद्युत के कुचालक ही होते हैं। लेकिन एक बात है, हम सब जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए विद्युत के कुचालक नहीं होकर के सुचालक होते हैं। देखिए तब बाद में लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होता है। ये आप तो पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप 10th में पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए सहसंयोजक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होता है। ये तो हुआ। आगे देखिए, आगे जो है कि ये परमाणु मिलकर एक विशेष प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं। ये जो परमाणु इसका अवयवी कण है, ये आपस में मिलकर एक अलग अलग विशेष प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज है। अब देखिए एक एक प्रॉपर्टीज और खुद से जोड़ सकते हैं। अगला प्रॉपर्टीज में आप एक इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसमें भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगला प्रॉपर्टीज में। तो इसमें तो अब हमें नहीं लगता है कि दोनों में दिक्कत होना चाहिए, अभी याद हो गया होगा आपको, समझे कि नहीं। लेकिन वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अगर हटा करके देखेंगे, भगा करके देखेंगे, तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं आपका हो पाएगा। मेरे लैंग्वेज को अगर सही से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सभी कुछ नहीं है, आपका खुद क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसके आगे थोड़ा देखते हैं अगला क्या है। जो अगला जो है आपका मेटेलिक सॉलिड, दो आपका हुआ, जिसमें से हमने आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को देखा, साथ ही साथ एक सहसंयोजक ठोस को देखा, उसके गुणों को हमने अच्छे से क्लियर किया। अब जो तीसरा जिसका प्रकार है धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड, ये क्या होते हैं, इसको भी हम सब डिफाइन करेंगे ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से दोनों को किया गया था। यानी इसमें हम देखेंगे इसके अवयवी कण क्या होते हैं, जो साथ ही साथ उस अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल कैसे होते हैं। जो ये दोनों अगर पता हो जाए तो अपने भाषाओं फिर मिला करके आसानी से डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए धात्विक ठोस जो होते हैं इसके अवयवी कण दो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ धनावेशित हॉल्स यानी धनावेशित छिद्र जिसको कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हमें फोकस इसी पर करना है कि ये क्या है। जो इसके पहले वाला सारे चीज़ हमें समझ में आ रहा था सर, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और धनावेशित हॉल्स क्या होते हैं जो हमें समझाइए। देखिए ध्यान से, कोई भी एक चालक पदार्थ है, मान लेते एक प्रकार का क्या है चालक पदार्थ है, समझिएगा एक प्रकार का चालक पदार्थ है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो अयुग्मित होते हैं, किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल इधर उधर गमन करते रहेगा, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में इस प्रकार से गति करे, या तो आपका इधर गति करे, या तो इधर गति करे, या तो इधर गति करे, यानी जिधर मैंने किया उधर गति करते रहता है।
समझे कि नहीं। अब देखिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन और ढंग से समझिए, जैसे कोई भी परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो अपने अपने कक्षक में भरे जाते हैं, और वही कक्षक मान लेते हैं कि कोई परमाणु ऐसा है जिसमें जो भी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भर गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, जिसको हम बोलते हैं बाह्यतम कक्ष में बचे हुए इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो आपका कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं, क्योंकि अब जितना जगह रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमारे तो जगह भर गया तो इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं ना वो इधर उधर घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को हम सब बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी परमाणु हैं उसमें लगभग में आप कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी सब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके अंतिम कोश में यानी बाह्यतम कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके वे भी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ धनावेशित हॉल्स। धनावेशित हॉल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक क्रिस्टलीय ठोस लीजिए, ये जो क्रिस्टलीय ठोस लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ उसमें त्रुटि उत्पन्न होता है, यानी जिसको हम कहते हैं ठोसों में दोष होना। क्या होता है ना, कुछ अवयवी कण उससे बाहर निकल के चले जाते हैं। जिसे मान लेते हैं इसी प्रकार का एक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहुत सारा कण को रखा गया है। अब इसी में से कोई कण ऐसा है जो यहाँ से बाहर चला जाए, बाहर निकल जाए। अब इसके स्थान पर बिल्कुल इस तरह से छिद्र बन जाएगा, होल बन जाएगा। समझे कि नहीं। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस से अगर अवयवी कण बाहर चले जाते हैं तो उसके स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, जिसके कारण वो पूरे क्रिस्टल, इसके कारण वो चालकता प्रदान उसमें हो जाता है यानी, और इसमें चार्ज पॉजिटिव होता है जिसके कारण ये पूरे क्रिस्टल में धारा बहना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए धात्विक ठोस में धनावेशित हॉल्स भी होते हैं, साथ ही साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके अवयवी कण के रूप में। ये हमें देखना है। और आगे के लेक्चर में जब आप आगे और चलेंगे, इसे चैप्टर में चलेंगे, जब ठोसों के दोष पढ़ेंगे आप सब, तो ये दोनों फिर से वहां पर क्लियर होगा आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। जो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पीछे भी पढ़े होंगे कि जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन ये जो धनावेशित हॉल्स है वो ठोसों में दोष उत्पन्न होने के कारण होते हैं। जब उससे अवयवी कण बाहर चले जाते हैं तब हॉल उत्पन्न होता है, और हॉल पर चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर आपसे कहा जाए कोई भी ठोस में विद्युत धारा का बहना कितना तरीका से संभव है, किस किस प्रकार से विद्युत धारा बह सकता है, तो 3 कारणों से। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, या तो हॉल्स के वजह से, या तो आयन के वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का बहा का काम 3 चीज कर सकता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, या तो हॉल्स, या तो आयन। समझे कि नहीं, ये सभी बातें होती है। तो याद रखिए आपकी धात्विक ठोस में अवयवी कण जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनावेशित हॉल्स होते हैं, और ये जो चीजें दिख रहा है अवयवी कण वो एक दूसरे से किस प्रकार के बल से बंधे रहेंगे, तो धात्विक बल से बंधे होते हैं। ये इसमें बातें हैं और कुछ नहीं। अगर 2 चीज देख लिया जाए तो फिर परिभाषा आप लिख सकते हैं, धात्विक ठोस के अवयवी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनावेशित हॉल्स होते हैं, और वो अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल जो है धात्विक बल होता है। अब देखिए, अब इसको मिला करके अपने भाषा में बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एवं धनावेशित हॉल्स होते हैं और वे एक दूसरे से धात्विक बलों से बंधे होते हैं, और इस प्रकार के ठोस को हम बोलेंगे धात्विक ठोस। तो सर हुआ परिभाषा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, तो इसमें बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेना। धात्विक ठोस का मतलब है जितने भी धातु आएंगे वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। जितने भी जो भी तत्व है उसमें से जो भी धातु होंगे, जितने भी धातु होंगे, सब का सब धात्विक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ जो मिश्र धातु का निर्माण होता है, कुछ तत्व मिल करके कि मिश्र धातु का जो निर्माण करते हैं, मिश्र धातु भी इसी के कैटेगरी के अंतर्गत में आएंगे, यानी वो भी एक प्रकार का धात्विक ठोस ही होगा। तो हम एक सिंपल से कह सकते हैं कि कुल धातु एवं मिश्र धातु इस ठोस के उदाहरण है। तो इसमें तो उदाहरण में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है साहब, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने नाम में ही इसका पूरा चीज छुपा हुआ है। तो याद रखेंगे आप कि इसके अवयवी कण
क्या होते हैं, साथ ही साथ अवयव कणों के मध्य लगने वाला बल क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में तो दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कुछ लिया भी गया है, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, आप ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, निकल लीजिए आप, है ना, एयू सोना लीजिए, सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब तो इसके परिभाषा की बात हुई, एग्जाम्पल हो गया। सर इसके गुण को जरा बताइए, गुण क्या होते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उससे हम देखते हैं। देखिए पहला जो गुण है और दूसरा गुण जो है, बाकी दोनों क्रिस्टलीय ठोस के जैसा ही होगा। पहला गुण देखिए, इसके विभीकरण क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनावेशित हॉल्स होंगे, ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण है कि कणों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, धात्विक बल, यानी इसके विभीकरण के मध्य धात्विक बल कार्य करता है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ। आगे देखिए कठोर होते हैं। देखिए बिल्कुल धातु, आपको पता है कि धातु का प्रकृति होता है कठोर होना, जो भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि धात्विक ठोस बिल्कुल कठोर होता है। ये प्रॉपर्टी जो है तीनों अभी तक मिला है सर। आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी कठोर होता है, सहसंयोजक ठोस भी कठोर होता है, साथ ही साथ ये जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है वो भी कठोर ही होते हैं। तो ये तो समानताएं आगे, एक गुण तो मानिए ऐसे ही याद हो गया सर, ये तो कभी छूटने वाला है नहीं। अब देखिए आगे, ये अधात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं। देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, अधात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं। अधात वर्ध्य का मतलब होता है कि इसे आप पतले चादर के रूप में, है ना, पीट पीट करके पतले चादर के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोना को हम पीट पीट करके पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे आभूषण बनाना हो तो क्या किया जाता है, सोना को तोड़ ऐसे पीट पीट करके अलग अलग शेप में तैयार किया जाता है। यानी सोना को हम पीट पीट करके पतले चादर बना सकते हैं। साथ ही साथ तन्य का मतलब होता है कि उसे आप तीर करके लंबे दूरी तक आप लेके जा सकते हैं। जैसे सोना तन्य होता है, बिल्कुल ज़्यादा तन्य होता है, उसको तीर करके लंबे तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो आधात वर्ध्य, यानी उसको पीट करके हम चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी में ना है कि कुछ धातु जो होते हैं बहुत ज़्यादा धात वर्ध्य वाले होते हैं, कुछ धातु कम होगा। जैसे सोना को लीजिए, सबसे अधिक पूरे तत्व में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा तन्यता वाला और अधात वर्ध्य वाला तत्व कौन है, तो सोना है। इसमें कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ये गुण जो है सभी धात्विक ठोस में पाया जाता है। ये कहने का मतलब है सर। आगे देखिए, ये ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आयनिक ठोस में क्या था कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन जैसे ही उसका घोल बनाते हैं, गलित अवस्था में लाते हैं तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, करंट बहना शुरू हो जाता है। और जब हमने देखा सहसंयोजक ठोस को देखा तो उसमें देखा हमने कि वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, साथ ही साथ गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़ करके। लेकिन ये बिल्कुल सहसंयोजक ठोस से उल्टा है। ये ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस में भी लीजिए, जैसे देखिए कॉपर तो अच्छा चालक है विद्युत का, है कि नहीं। चांदी को ले लीजिए, वो सभी के अच्छे चालक हैं। और देखिए, और गलित अवस्था, इसका आप किसी के साथ मिला करके एक विलयन बना लीजिए तो भी वो भी एक प्रकार का जो है चालक जैसा व्यवहार करेंगे, उससे भी धारा बहेगा आपका। तो दोनों अवस्थाओं में धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। एक बचा कि इसके जो गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। ये देखिए तीनों में भी प्रॉपर्टीज मिल रहा है सर। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पता चला कि उसका भी गलनांक उच्च होता है, सहसंयोजक ठोस में भी उसका गलनांक उच्च होता है, और इसमें भी गलनांक के साथ साथ क्वथनांक भी बहुत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। इसमें तो हमें नहीं लगता कि अब दिक्कत होने वाली है। हाँ, लेकिन ये याद रखना आपको कि धात्विक ठोस में अवयवी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ द्रव्यसित हॉल्स होते हैं, और उसके मध्य लगने वाला बल जो है धात्विक बल होगा। एग्जाम्पल के लिए तो दिक्कत ही नहीं है साहब, एग्जाम्पल में तो सभी धातु आ जाएंगे, साथ ही साथ मिश्र धातु आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन साबित हुआ होगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं तो, साथ ही साथ लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।